अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद ज़हरा अवान। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिटेल बताऊंगी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। आपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको किस तरह सॉल्व करना है, उनमें प्रॉपर हेडिंग्स किस तरह देनी है और पेन और मार्कर का यूज़ किस तरह करना है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करती हूँ कि आप अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करें। मैंने भी ये नोट्स आपकी टेक्स्ट बुक से ही बनाए हैं। आपने टेक्स्ट बुक से ही अपनी प्रिपरेशन करनी है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग केमिकल कंपाउंड की प्रिपरेशन करते हैं कमर्शियल स्केल में। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग ऑक्सीजन प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह कमर्शियल स्केल पे प्रिपेयर करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग सैंपल एलिमेंट की सेपरेशन करते हैं, उसका एनालिसिस। जो एनालिसिस है ये दो टाइप्स का होता है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस नेम से ही शो हो रहा है कि इसमें हम लोग अपने सैंपल की क्वालिटी को चेक करते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसकी कंपोजिशन का पता चलाते हैं कि ये किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग किसी भी सैंपल की क्वांटिटी के बारे में पता चलाते हैं, उसका अमाउंट कितना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ हो। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको स्टडी करते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स के अलावा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इसकी स्कोप देख लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रही है, पेट्रोकेमिकल्स में, और फार्मास्यूटिकल जो ड्रग इंडस्ट्रीज है वहाँ पे यूज़ हो रही है। ये CH4 मीथेन है हमारे पास, ये नज़र आ रहा है आपको इसके फार्मूले से ही कि ये हाइड्रोकार्बन है। इस तरह अल्कोहल्स भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ पे यूज़ होती है? ये ग्लास इंडस्ट्रीज में, सीमेंट इंडस्ट्रीज में, सिरेमिक्स में और मेटलर्जी में यूज़ हो रही है। मेटलर्जी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे हम लोग मेटल्स की प्रिपरेशन करते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लें। हमारे पास जितने भी साल्ट्स हैं ये सब इनऑर्गेनिक होते हैं और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री नेम से ही शो हो रहा है कि इसकी सबसे ज़्यादा स्कोप जो है वो बायो में है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं उन सबको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ये टूट रहे हैं, ये सारे केमिकल रिएक्शंस बायोकेमिस्ट्री इनको स्टडी करती है। सेकेंड पॉइंट है, बायोकेमिस्ट्री मेडिसिन की फील्ड में यूज़ हो रही है, फूड साइंसेज में और एग्रीकल्चर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम, ऐसे मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन जो है वो सेम हो, यूनिफॉर्म हो। एग्जाम्पल से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर देख लें। एयर की कंपोजिशन हर जगह से यूनिफॉर्म है। एयर में ख़ास किस्म की परसेंटेज होती है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज जितनी है वो हर जगह पे सेम है। इसके अलावा आप फ्रूट जूस की एग्जांपल देख लें। आपके पास एक गिलास है, उसमें कोई भी फ्रूट का जूस है, वो जूस जहाँ भी है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कहीं पे ये नहीं है, कहीं पे अगर मैंगो जूस है कहीं पे मैंगो ज़्यादा है, फ्लेवर उसका मैंगो का कहीं पे कम है, ऐसा नहीं है। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरो कहते हैं डिफरेंट, ऐसे मिक्सचर जिनमें डिफरेंट कंपोजिशन हो, सेम ना हो। फॉर एग्जांपल सॉइल देख लें। हमारे पास सॉइल की कंपोजिशन सेम नहीं होती, कहीं पे हमारे पास रेतली मिट्टी आ जाती है, कहीं पे चिकनी मिट्टी आ जाती है, कहीं पे ज़रखेज़ मिट्टी आ जाती है,
मिट्टी की कंपोजिशन हर जगह पे डिफरेंट है। इसी तरह रॉक्स हैं, वुड्स हैं, ये सब हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, और ये ग्राम से किस तरह रिलेटेड है। ये रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट की एक एवरेज मास है 1/12 जो मास कार्बन 12 की उससे कंपेयर की हुई। ये बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होती, लेकिन आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करा दूंगी। आपने गौर से समझना है। मैं आपको आपकी डेली लाइफ से एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी दुकान पे जाते हैं, आपने वहाँ से 1 किलो फ्रूट्स खरीदने हैं, तो दुकानदार आपको किस तरह उनको तौल के देगा। आप देखें, वो एक तरफ 1 किलोग्राम का एक पत्थर रखेगा, ठीक है, एक स्टैंडर्ड यूनिट ये होता है। दूसरी तरफ वो फ्रूट्स रखेगा, तो वो फ्रूट्स इतना ज़्यादा रखेगा कि ये दोनों साइड्स इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएं। उस वक्त हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रूट्स का मास है ये रिलेटिव है, क्योंकि ये 1 किलोग्राम से हमने इसको कंपेयर किया है। तो कार्बन के सेंस में ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं। एक तरफ हम लोग कार्बन 12 का मॉलिक्यूल रख रहे हैं और दूसरी तरफ भी कार्बन 12 का। कार्बन 12 का मॉलिक्यूल इसलिए है क्योंकि कार्बन का मास नंबर जो होता है वो 12 होता है। इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं इसके न्यूक्लियस में, इसलिए इसको हम लोग कार्बन 12 कहते हैं। कार्बन 12 एक रिलेटिव, हमने इसको, अब हम क्या करें, नेक्स्ट हमने कार्बन 12 जो था हमने उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसमें से कोई एक यूनिट भी होगा तो हम कह सकते हैं कि ये 1/12 यूनिट है कार्बन 12 के मॉलिक्यूल का। इन सब यूनिट्स को हमने रिलेटिव ले लिया है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे 1 किलो के पत्थर को रिलेटिव लिया था, यहाँ पे हमने कार्बन को रिलेटिव ले लिया है। अब इन यूनिट्स के मुताबिक हम लोग किसी भी और एलिमेंट का मास पता कर सकते हैं। तो हम पहले तो ये कह सकते हैं कि एक सिंगल कार्बन एटम जो है वो 12 यूनिट्स के बराबर है। अब हम किसी और एटम पे इसको अप्लाई करते हैं। हमने एक ऑक्सीजन एटम लिया है, हमने उसको एक तरफ रखा और दूसरी तरफ हमने कार्बन के 12 मॉलिक्यूल्स रखे, लेकिन जो कार्बन के 12 यूनिट्स थे उनका वज़न कम था और ऑक्सीजन एटम का वेट ज़्यादा था। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें जो 4 यूनिट्स थे मैंने इसमें और ऐड कर दिए। 4 यूनिट ऐड करने से क्या हुआ कि ये वेट बिल्कुल बैलेंस हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक ऑक्सीजन एटम है उसका वज़न जो है वो 16 यूनिट ऑफ कार्बन के बराबर है। तो इस तरह हमने कार्बन के यूनिट्स को रिलेटिव रखते हुए किसी भी दूसरे एलिमेंट का मास फाइंड किया। इसी तरह हम लोग सोडियम का मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सोडियम एटम जो होता है, सिंगल सोडियम एटम, वो 23 यूनिट्स ऑफ कार्बन के बराबर होता है, जबकि एक नाइट्रोजन एटम जो होता है वो 14 यूनिट्स ऑफ कार्बन के बराबर होता है। अब हम डिफाइन को अच्छे से समझ लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का वो एवरेज मास है जो हम लोग कार्बन 12 के आइसोटॉप के मास से कंपेयर करके निकालते हैं। इसका यूनिट है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट उन्होंने हमसे पूछा था कि एटॉमिक मास यूनिट का ग्राम के साथ क्या रिलेशन है। ये इस इक्वेशन से इसका रिलेशन यहाँ पे शो हो रहा है कि ये जो 1 AMU है ये 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम्स के बराबर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट का सिंपलेस्ट रेशो है। हमने रेशो को सिंप्लीफाई करना छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर एक रेशो है 6:3, तो हम लोग इसको किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2:1। तो जो ये वाली सिंप्लीफिकेशन है ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। एग्जाम्पल से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उसमें हमारे पास हम लोग इसका अगर रेशो बनाएं, एक तरफ कार्बन है, फिर हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है। हमारे पास कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन के भी हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम इस रेशो को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा 1:2:1।
तो हम लोग इस रेशो के हिसाब से अगर हम इसके फार्मूले को राइट करें तो हमारे पास CH2O आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है और ये सिंपलेस्ट रेशो है। हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे सिलिका हमारे पास जो सैंड होती है इसका एम्पिरिकल फार्मूला SiO2 है। बेंजीन C6H6 होती है, लेकिन इसका एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास CH है क्योंकि इसका सिंपलेस्ट रेशो 1:1 है। इस तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास HO है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट 3 रीजंस व्हाई एयर इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ। रीजंस बतानी है कि एयर को हम लोग क्यों मिक्सचर कहते हैं और वाटर को क्यों कंपाउंड कहते हैं। ये यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट करके लिखा हुआ है, लेकिन आपने पेपर में इसको डिफरेंशिएट नहीं करना। मैंने आपको यहाँ पे इसलिए डिफरेंशिएट किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं कि जो एयर है ये सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंसेस से बनी होती है, इसलिए ये एक मिक्सचर है। मतलब इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। लेकिन जो वाटर है वो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बनती है और इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसलिए ये कंपाउंड है। और दूसरा, मिक्सचर्स जो होते हैं उनका शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, इनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इनमें वेरिएबल कंपोजिशन है, जबकि जो वाटर है इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए ये एक कंपाउंड है, इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन है। और तीसरा पॉइंट ये है कि एयर के जो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जबकि वाटर के कंपोनेंट्स की अपनी प्रॉपर्टीज नहीं होती। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन ये दोनों एटम्स जब वाटर बनते हैं तो इनकी अपनी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं और ये लिक्विड बन जाते हैं, इसलिए ये एक कंपाउंड है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि एयर एक मिक्सचर है और वाटर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसीडर्ड एज वाटर एज कंपाउंड। ये सब समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या चीज़ होती है और कंपाउंड्स क्या चीज़ होती हैं। आपकी टेक्स्ट बुक पे अगर आपने चैप्टर नंबर 1 रीड आउट किया है वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट बता देती हूँ। एलिमेंट एक ऐसी स्पीशी है जिसको हम लोग फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते, उसकी और तौर पर हम लोग नहीं कर सकते। और कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के केमिकली कॉम्बिनेशन से बना हुआ हो। तो पहली रीज़न किस चीज़ की है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये एलिमेंट्स हैं। ये क्यों एलिमेंट्स हैं? क्योंकि इनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर सेम है और हम लोग इसको सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज नहीं कर सकते। दूसरी रीज़न वाटर एक कंपाउंड है क्योंकि वाटर केमिकल कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जब हम कंबाइन करते हैं तो उनकी अपनी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं और वो वाटर बन जाता है। नंबर 9, सिग्निफिकेंस ऑफ सैंपल। सबसे पहली सिग्निफिकेंस तो ये है कि अगर हमने किसी भी एलिमेंट का पूरा नाम लिखना है तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर हमें उसका सैंपल आता होगा तो हम इजीली लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की हमने सैंपल लिखनी है, हमें सिंपल H लिखना पड़ेगा। इस तरह क्लोरीन की लिखनी है, हमें Cl लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम फुल नेम लिखें तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसे और दूसरा इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो फार्मूलाज लिखना बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने अगर कि HCl का फार्मूला लिखना है तो हमारे पास बहुत इजी वे है फार्मूला लिखने का, लेकिन अगर हम इनका नेम लिखें तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हमने स्टेट 3 रीजंस कि सॉफ्ट ड्रिंक एक मिक्सचर है और वाटर एक कंपाउंड है। ये भी सेम उसी तरह क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंशिएशन की लाइन मैंने सिर्फ इसलिए लगाई है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, लेकिन आपने पेपर में नहीं लगानी है वाली लाइन। आपने डिफरेंट ही लिखना है क्योंकि हमें उन्होंने डिफरेंशिएट करने का कहा नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक एक मिक्सचर है क्योंकि ये सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस से बना है, जबकि वाटर एक कंपाउंड है क्योंकि ये केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बना है। जो सॉफ्ट ड्रिंक के कंपोनेंट्स हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जो वाटर है उसकी कंपाउंड्स की अपनी प्रॉपर्टीज नहीं होती। इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक एक मिक्सचर है और वाटर एक कंपाउंड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्लासिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट
फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सड। इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं हमने तो इसका पहला पार्ट हम देख लेते हैं हीलियम। हीलियम हमें पता है कि ये पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है और H2 का हमें पता चल रहा है कि ये कंपाउंड है जो 2 हाइड्रोजन आइटम से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक कंपाउंड है जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। जबकि ये कोबाल्ट की सिंबल है। कोबाल्ट एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। थर्ड पार्ट है वाटर और मिल्क। वाटर एक कंपाउंड है क्योंकि ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन। मिल्क एक मिक्सचर है। गोल्ड एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का और ब्रास जो है ये एक अलॉय है, ये मेटल्स का मिक्सचर है उसमें। आयरन जो है ये भी पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है, जबकि स्टील जो है ये मिक्सचर है, ये भी अलॉय है। मेटल्स के मिक्सचर को हम लोग अलॉय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 में एटॉमिक मास यूनिट मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि 1 AMU जो है वो कार्बन 12 के 1/12 यूनिट से कंपेयर किया हुआ। इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमने डिटेल्ड पढ़ा था कि एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होती है। अब ये एटॉमिक मास यूनिट है। एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है उसमें कार्बन 12 का 12 पार्ट्स में से कोई भी एक यूनिट जो है, फॉर एग्जांपल कार्बन 12 जो है उसको हमने अगर 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो वो 1/12 हो जाएगा और उन 12 में से जो एक पार्ट होगा वो हमारे पास एक एटॉमिक मास यूनिट होगा उस कार्बन 12 के मॉलिक्यूल का। और उन्होंने हमें पूछा है कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है। सबसे ज़्यादा इसकी हमें ज़रूरत इसलिए होती है एटम्स की मास फाइंड आउट करने के लिए। एटम्स की मास इतनी ज़्यादा छोटी होती है कि हम उसको प्रैक्टिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो हमने उसको कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके हम उसकी मास इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। उन्होंने हमसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग ऑफ द। बताना है कि इनको कंबाइन करके क्या बनता है और इसकी नेचर कैसी। पहला है जिंक और कॉपर। अगर जिंक और कॉपर हमारे पास कंबाइन हो तो हमारे पास एक अलॉय है क्योंकि ये मेटल्स का मिक्सचर है। नेक्स्ट है वाटर और शुगर। अगर हम इनको मिक्स करें तो हमारे पास शुगर सिरप बनता है और ये एक मिक्सचर है। एल्यूमिनियम और सल्फर है, एल्यूमिनियम सल्फाइड बनेगा, ये एक कंपाउंड है हमारे पास। आयरन, क्रोमियम और निकल को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास स्टेनलेस स्टील बनती है, ये भी एक मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास को डिफरेंशिएट करें। मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सब का जो सम अप है वो मॉलिक्यूलर मास होता है। जबकि फार्मूला मास एक फार्मूला यूनिट में जितने भी एटम्स हैं उनका सम अप जो है वो फार्मूला मास है। जो मॉलिक्यूलर मास है ये कोवलेंट कंपाउंड्स का होता है, जबकि जो फार्मूला मास है ये आयनिक कंपाउंड्स की होती है। एग्जांपल देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो है वो 18 AMU है। ये हम लोग किस तरह कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने डिफाइन में पढ़ा है कि जितने भी एटम्स आ रहे हैं उनकी मास का, तो हम लोग हाइड्रोजन एटम्स की जितनी मास है उसको अगर हम ऐड करें ऑक्सीजन एटम की मास में तो हमारे पास जो है ये वाटर मॉलिक्यूलर मास आ जाएगी। इसी तरह फार्मूला मास है सोडियम की। हम लोग सोडियम क्लोराइड में सोडियम की और क्लोराइड की एटॉमिक मास को हम लोग सम अप करेंगे तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास आ जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने हमें कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, हमने बताना है कि इसमें से कौन से कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर मास होती है और कौन से कंपाउंड्स की फार्मूला यूनिट्स होती हैं। मैंने आपको डिफाइन में ही बताया है कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जबकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके फार्मूला यूनिट्स होते हैं। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड जो है ये बने हुए हैं और इनमें आयनिक बॉन्ड होता है, इसलिए इनके
फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं, जबकि बाकी दोनों जो हैं ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, इसलिए ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच वन हैज़ मोर एटम्स, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम या 10 ग्राम ऑफ आयरन। इसका एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको दे देती हूँ। जब भी हमारे पास दो एटम्स हो, दो एलिमेंट्स हो, दो मॉलिक्यूल्स हो और उनकी मास हमें सेम दी हुई हो, जैसे यहाँ पे उन्होंने हमें सेम मास दी हुई है 10 ग्राम, तो हमने क्या करना है, जो एटॉमिक मास है हमने उसको एलिमेंट की एटॉमिक मास कम होगी उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो एल्यूमिनियम है इसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, क्योंकि एल्यूमिनियम की एटॉमिक मास कम है आयरन के मुकाबले में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वैसा ही है, उन्होंने हमें दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, एक वाटर और एक शुगर, और उनकी सेम मास हमें उन्होंने दी हुई है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर सेम मास दी हुई हो तो हमने उसके नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उसके पास ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वाटर में नंबर ऑफ मोल्स 18.02 है और ग्लूकोज में 180 है, तो हम कह सकते हैं कि जो वाटर है इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास लेस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बिल्कुल उस तरह ही है, हमें उन्होंने मास बिल्कुल सेम दी हुई है, उन्होंने हमसे पूछा है कि कौन से कंपाउंड में ज़्यादा फार्मूला यूनिट्स हैं। हमने वही बात रिपीट करनी है कि अगर हमारे पास सेम मैसेज दी हुई हो तो जिसके पास फार्मूला मास जिसकी कम होगी उसके पास ज़्यादा फार्मूला यूनिट्स होंगे। तो यहाँ पे टेबल में देख लिया, सोडियम क्लोराइड की फार्मूला मास जो है वो कम है, जबकि KCl की ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि जो 1 ग्राम ऑफ NaCl है इसमें ज़्यादा फार्मूला यूनिट्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोटॉमिक एंड होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो का मतलब होता है सेम, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स पाए जाएं, जैसे हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है इसमें 2 हाइड्रोजन है, ओजोन है इसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है इसमें भी सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, तो ये होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है। जबकि हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एटम्स है, इसी तरह वाटर है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एटम्स है, इसी तरह NH3 है इसमें भी, ये भी हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मोर। उन्होंने हमें 2 बातें बताई हुई हैं, एक 2 मोल्स ऑफ HCl है हमारे पास और 1 मोल ऑफ NH3 है। तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि इसमें किसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, और आगे उन्होंने हमें हिंट दी हुई है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसमें सेम नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जैसे एक मॉलिक्यूल में होते हैं। इसकी कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जो NH3 है इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स हैं HCl के मुकाबले में, लेकिन हमने नंबर ऑफ मोल का भी बताना है, तो हम पहले जो है हम लोग HCl में कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं। HCl इन हाइड्रोजन एटम्स इन HCl 1 है, आगे है हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल ऑफ HCl, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, लेकिन अगर 2 मोल ऑफ HCl हमारे पास होगा तो हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। लेकिन अगर हम लोग NH3 में कैलकुलेशन करें, हमारे पास 1 मोल ऑफ NH3 में 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, हमारे पास 1 मोल ऑफ HCl में सिर्फ 1 ही हाइड्रोजन एटम है, लेकिन हमारे पास 1 मोल ऑफ NH3 में 3 हाइड्रोजन एटम है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो NH3 है उसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। और इस टॉपिक के नोट्स जो हैं मैं आपको
प्रोवाइड कर दूँगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ पे इसके नोट्स दिए होंगे, आपने वहाँ से ले लेने हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।